आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज की क्लास में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है सर। आज की क्लास आपका सिलेक्शन की क्लास है सर, क्योंकि आपको पता है ना, आपके एग्जाम में मैथ का जो भी सवाल आने वाला है ना, वो आज की क्लास में, अभी की क्लास में जो हम करवाने वाले हैं ना, उसी के टाइप पे आने वाला है सर। क्योंकि आप जब क्वेश्चन का वेराइटी देखिएगा ना, तो आपका खुद दिल फटफटाना चालू कर देगा कि ना सच में जो पढ़ा रहा है संदीप कुमार नु वही आएगा। हकीकत है सर, तभी तो कहोगे कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। पहले क्वेश्चन को अपना चेहरा बनाओ, ठीक ना, तब फिर दूसरे को चेहरा देखिएगा। ओके, देखिए, चलिए आइए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और मौज करते पढ़ो। देखो, मेरा कहना है मौज करते पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्जाम है तो ऐसे कर रहे, कुछ नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन लोगे जाओगे खोपचा में सर। हाँ, टेंशन मुक्त होकर के रहो। तुक्का कैसे मारा जाता है वो भी बताऊंगा सर। अरे आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है, ठीक ना। सबसे पहले आइए आपको सवाल से मुलाकात कराते हैं। इससे पहले कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे इसको जो मैं भी करवा रहा हूं ना सवाल, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध रहता है, ठीक ना। और दूसरी फायदा तो टेलीग्राम पे ये है ना कि आपका एग्जाम जो होने वाला है अभी, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लेकर के मैं भेज दूंगा। मेरा कोशिश रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा वो तो पता चल जाएगा, है ना। लेकिन सर इस बात को ज़्यादा, हाँ आइए। और इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि शेयर तो करना बनता है भाई। हाँ, करना तो बनता है रे बिड़ू भाई। हाँ देखो, कहता है ना पहला सवाल कि पांच संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तब माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या होगा? देखो, जब संख्या 5 था, थोड़ी सी गौर कर लो रे बुढ़ू भाई, अरे तेरे आंखों में, देखो जब संख्या 5 था तब उसका माध्य कितना था? 18 था। तब माध्य कितना था? 18 था। जब इसमें से एक संख्या 5 लिखे, 15 नहीं, जब इसमें से एक संख्या हटा दिया गया, जब 5 संख्या था तब उस संख्या का माध्य 18 था, और जब ये 5 संख्या में से एक संख्या को हटा दिया गया तब संख्या 4 बच गया, तब 4 संख्या का जो माध्य है वो 16 है। कितना हो गया? 16 हो गया। तब पूछा कि हटाई गई संख्या क्या है? हटाई गई संख्या है, देखो सबसे पहले गौर कर लेना, जब संख्या 5 था तब उसका माध्य 18 था, और जब एक संख्या हटा दिया गया तब कै गो बचेगा रे? 5 में से एगो हटाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो जब 5 संख्या का माध्य 18 था और उसमें से एक संख्या जब हटा दिया गया तब उसका माध्य 16 हो गया। तब पूछा है कि हटाई गई संख्या क्या होगा? हटाई गई संख्या क्या है? तो हटाई गई संख्या क्या है हमसे ये पूछा। तो अच्छा, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यही ना रे, प्लस माइनस, घटाया है नु, हाँ, माइनस 4 संख्याओं का माध्य 16 है। तो दोनों को गुना कर दो, 18 25 90, 16 चौक कितना? 64, और घटा दोगे तो हो जाएगा 26। यानी आंसर कितना आ गया? 26। नहीं समझा? फिर से सुन लो, नहीं समझा तो फिर से सुन लो, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कहता है क्या कि जब संख्या कितना था? जब संख्या 5 था तब उस संख्या का माध्य 18 था, और जब एक संख्या घटा दिया गया तो 5 में से एक घटाया तो 4 बचा, तब उसका माध्य 16 हो गया। तब पूछा हटाई गई संख्या क्या होगा? तो हटाई गई संख्या निकालने के लिए ये 5 संख्या को 18 से गुना कर देना, 18 25 90, और माइनस कर देना 4 को 16 के साथ, बस आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 2 नंबर कहता है ना, 23 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड का मान रेडियन में बताएं। देखो यही सब सवाल तो आता है, यही सब सवाल आता है, और तुझसे अभी 10वां पास है और तुमसे बनेगा नहीं। 30 सेकेंड का मान रेडियन में बताए। देखिए सबसे पहले बात को गौर करिएगा
कि यहाँ पे 10वां का जो बच्चा है ना, 10वां पास पे जो ये फॉर्म भरा होगा ना, जो अभी 10वां पास किया होगा ना, उसके लिए ना ये एग्ज़ाम को निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि पता है इसमें से ये जो फॉर्म भरा है, ये जो एग्ज़ाम है पी ग्रुप वाला, इसमें लगभग 50% बच्चा वैसा है, 50 से 60% बच्चा, 50 से 60% बच्चा वैसा है जो 12th पास है। और 12th पास में करने वाला बच्चा ये सबको तो यू लेगा, यू देगा, लेकिन 10th पास वाला बच्चा को बुझेवन करता होगा कि रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 180 बट्टा पाई से कि पाई बट्टा 180 से, ये उन्हें बुझा रहा होगा। तो कंडीशन है थोड़ी सी आपके लिए कंपटीशन हाई है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। संदीप कुमार जिंदा है तो आपका सिलेक्शन भी जिंदा है। आइए, ये 23 डिग्री है तो डिग्री में कोई छेड़छाड़ नहीं। ये कितना है, 7 मिनट है। ये 30 सेकेंड है। डबल बिंदु रहेगा तो इसको सेकेंड पढ़ना, सिंगल रहेगा तो मिनट पढ़ना। अच्छा, ये गौर कर लेना चला, 30 सेकेंड का मतलब क्या, 30 सेकेंड का मतलब 1/2 मिनट, मतलब आधा मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 30 सेकेंड में 1/2 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं, ये 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 1/2 मिनट, है ना, 1/2 मिनट में लिख सकते हैं। ये 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 1/2 मिनट। अब यहाँ पर से मिनट हटा दो, इसको ऐसे लिख दो 7 सही 1/2 मिनट। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, ये 23 डिग्री है। अब ये मिनट को हटाने के लिए प्लस का सिंबल दे दो, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, दे दो, ठीक। आइए, ये 23 डिग्री है। ये 7 दूनी 14, ये कितना 15, इसको लिख सकते हैं 15/2। अरे 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, है ना। अब इसको क्या चाहिए, ये मिनट में, ठीक ना। आइए, मिनट को बदलना है डिग्री में, और जब बदलेंगे डिग्री में तो इसको 1/60 से क्या कर दो, गुना कर दो। जब मिनट को बदलेंगे डिग्री में तो नीचे कर दो 1/60 से क्या, गुना कर दो, ठीक ना। 1/60 से क्या कर दो, गुना कर दो, मतलब 60 से भागा दे दो, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आ जाओ, तो अब ये क्या चीज में बदल गया, ए भी अब क्या चीज में बदल गया, डिग्री में बदल गया। ये 15 चौका 60, 4 बार में कट गया। ये मिनट से डिग्री में बदलने के लिए मैंने 1/60 से इस पूरा में गुना कर दिया, ठीक ना, कहानी खत्म हो गया। आ जाओ, तो इसको इससे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए। ये कितना हो गया आपका 23 डिग्री प्लस 1/8 डिग्री, ठीक ना। अब इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 8 को एलसीएम लेंगे तो 8 को 23 से गुना करो तो 8 का 16 आती है 24 के 4, और कितना 8 दूनी 16, 16 दो कितना, अरे 16 दो 18, अब प्लस कितना 1, यानी कितना हो गया 185, अब बट्टा कितना 8 डिग्री। ये आ गया 185/8 डिग्री। ये 185/8 डिग्री को बदलना है रेडियन में, और जब डिग्री से जेबे रेडियन में, कहाँ जेबे सर जी, रेडियन में, ठीक ना। जब डिग्री से जेबे रेडियन में, देखो इधर यहाँ से देखो, जब डिग्री से जाओगे कहाँ, रेडियन में, तो जब डिग्री से जाओगे रेडियन में तो पाई/180 से गुना कर देना, ठीक ना। तब वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। ये है डिग्री में, बदलना है रेडियन में, तो जब डिग्री में है बदलना है रेडियन में तो 185/8 में पाई/180 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और जब पाई/180 से गुना कर देंगे डिग्री में, पाई/180 को गुना कर देंगे डिग्री में, तो वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, रेडियन में, ठीक ना। आ जाए, इस कटेगा, देखो इधर इसको काट छाट दे तो काटे छाटेंगे ना रे, तो कितना बचेगा तोरा के पता है। पाई का मान रख दो, पाई का मान, पाई का वैल्यू भी दे रहा है, पाई में दे रहा है या पाई से हट के दे रहा है, पाई में दे रहा है ना, हाँ पाई में दे रहा है। देखो ये आ जाएगा, पता है कितना, इसको काट देना, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 से काट दो। देखो ये कितना 5 दिया 15, 3 बार में, ये 5 दिया 15, कितना 5 दिया 15, 3 बार में कितना बच गया, यहाँ पे 7 × 5 = 35, यानी 7 बच गया, ठीक ना। ये 37 डिग्री ऊपर हो गया 5 से काटने, इसको 5 से काटिएगा तो 37 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिएगा तो कितना 5 दिया 15, ये 20 हो गया, कितना 3 × 5 = 30, यानी 36। आइए, ये 37 पाई बट्टा ये 18 को 36 से गुना कर दो तो 288 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कितना आ गया 37 पाई रेडियन
यानी 37 पाई बट्टा 288 रेडियन, ठीक ना। 37 पाई बट्टा 288 रेडियन, 37 पाई बट्टा 288 रेडियन। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, नहीं है तो चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना जी, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो पता है क्या है, पता है क्या है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। सवाल देखो ना, ऊपर से नीचे पसीना हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, नीचे से पसीना आएगा, ऊपरों से पसीना आएगा, मतलब कुछ और मत समझ लेना, क्या कि तुम लोग का सेंसुओ व्यू जो है ना उल्टे पुल्टे सोचता है। देखो सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 3 नंबर की तरफ एक फिगर देना है, ठीक ना। इसको पहले फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना बनाएंगे फिगर तब तक कैसे होगा सिलेक्शन। देखो अभी तक पानी सूखा नहीं, आज सूख जाएगा ये। तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे सांसों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे सपनों में मेरा सपना दिखता है, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए कहता दिए गए चित्र DEFG, DEFG, अच्छा दिए गए चित्र में DEFG ये क्या है, वर्ग है। ये जो है ना DEFG क्या है, वर्ग है। कह रहा है देखो दिए गए चित्र में DEFG एक वर्ग है और कोण BAC, कोण BAC जो है वो 90 डिग्री है, ठीक ना। कोण BAC यानी ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक ना। कह रहा है कोण BAC मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना 90 है। तब DE स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब DE स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब DE स्क्वायर बराबर क्या होगा, थोड़ी सी गौर कर लेना। इसको रखो, हाँ देखो यहाँ पे गौर करो, थोड़ी सी गौर करो सर, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ को शांति तरीका से पढ़िए, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। देखिए अच्छा रे चिल्ला, थोड़ी सी गौर कर लेना। ये जो तोरा फिगर दिखाई दे रहा है इधर देखना, ये वाला तोरा फिगर देखो DEFG मतलब ये वाला DEFG मतलब ये वाला जो तुमको फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये क्या है, तो एक वर्ग है, ठीक ना। ये क्या है, एक वर्ग है। इसका कहने का मतलब जब ये DEFG एक वर्ग है, कहने का मतलब ये जो D होगा भुजा, वो भुजा EF का, भुजा FG का, अच्छा इसको GF लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, बेवकूफ़ नहीं लिखेंगे, इसको FG ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, GD लिखेंगे, ठीक ना। यानी ये जो सबका सब क्या है, तो वो भुजा है, वो किसका भुजा है, तो वो वाला वर्ग का भुजा है। किसका भुजा है, वर्ग का भुजा है। तो वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, एक दूसरे का बराबर होता है, ठीक ना। आना अब थोड़ी सी गौर कर लेना, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज BDG, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो BDG, ये BDG मतलब देखो मैंने ये त्रिभुज का चर्चा कर रहा हूँ, मैं ये त्रिभुज का चर्चा कर रहा हूँ BDG। ये त्रिभुज जो है वो सर्वांशम होगा, मतलब एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांशम, पैरेलल, है ना। आइएगा वो त्रिभुज कहाँ गया, FEC मतलब ये वाला त्रिभुज का क्या होगा, सर्वांशम होगा, मतलब इक्वल होगा, नहीं होगा। देखो ये वाला किसका किसका, तो ये BDG मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे का क्या, सर्वांशम है, ठीक ना। यानी त्रिभुज FEC, देखो मैं E ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक ना। चला मुझे E अच्छा से लिखने नहीं आता, वो सब शादी के बाद सीखेंगे, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम। जब ये वाला त्रिभुज सर्वांशम होगा तो ऐसे केस में BD देखो ये वाला BD, ये वाला किसका, EC का, ये वाला BD और ये वाला क्या, रुक जा, हाँ BD बट्टा FE
बी डी अब बट्टा क्या, ये एफ ई इक्वल होगा किसका, तो ये आपका होगा डी जी अब बट्टा किसका, ई सी का। ये डी जी डी जी बट्टा किसका, ई सी का। देखो फिर से मेरी बात को सुन लेना, सुन लो। देखो कैसे सुनना है, इधर सुन लो थोड़ा सा, एक सेकेंड। सही पोजीशन में तो जा रहे हैं ना। सड़ ट ट ट ट ट ट ट टी टू टो 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 ठीक है। हाँ आइए सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेना, गौर कर लेना, ये वाला बी डी ये वाला एफ ई का होगा बट्टा में, ये वाला बी डी ये एफ ई बट्टा में आ गया इक्वल टू ये वाला डी जी और ये वाला कितना ई सी इक्वल हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, जैसा ही मैंने इसको इक्वल में लिखा, इसके लिए एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, ये बी डी अब बट्टा डी जी, बी डी बट्टा डी जी। देखो इधर ये बी डी तो है, ये है, ये वाला बी डी तो इसके इक्वल टू लिख सकते हैं डी जी। क्या लिख सकते हैं, डी जी, ये वाला डी जी। क्योंकि देखो क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर तो आप एफ ही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एफ ही लिखे हैं। आप यहाँ पर ये वाला भुजा लिखे हैं, आप यहाँ पे ये वाला भुजा लिखे, लेकिन आप तो लिख रहे हैं इसको डी जी लिख रहे हैं, ये एफ ही को हटा करके डी जी लिख रहे हैं। क्योंकि चला ये जो एफ ही है ना रे, ये वाला जो एफ ही है ना, कहाँ गया, ये जो एफ ही है ना वो आपका कहाँ गया, डी जी का बराबर है। क्योंकि ये एफ ही जो है वो वर्ग का भुजा है और ये भी क्या है, वर्ग का भुजा है, इसलिए एफ ही के जगह हम डी जी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आना। अब ये डी जी यहाँ पे भी है बट्टा, यहाँ पे क्या आपका है ये ईसी है, तो ईसी को रहने दो, किसी प्रकार की दिक्कत बट्टा में किसी प्रकार के, इसको अच्छा क्या ठीक तो है, रहने दो इसको। बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, अच्छा इसको एफ ही रहने दो, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमको निकालना है, इसको एफ ही रहने दो। आइएगा, अब यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, सिर्फ ये एफ ही को हटाया और मैंने डी जी लिख दिया, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या। पहले से यहाँ पे क्या डी जी था ना, तो ला 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 ला, हाँ यहाँ पे एफ फिल करो। आइए देखिए, अब ये वाला डी जी के बदले एफ ही लिख सकते हैं, ये वाला डी जी के बदले ये एफ ही लिख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये भी बात हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हमसे क्या पूछा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको उल्टा पुल्टा गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ कर दो। जब इसको गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी डी और गुने कितना हो जाएगा ई सी, अब बराबर क्या हो जाएगा डी जी गुने एफ ई, ये हो जाएगा आपका डी जी और गुने एफ ई, ये हो जाएगा आपका डी जी और गुने कितना एफ ई। अब थोड़ी सी गौर कर लेना चला, हमसे पूछा है डी, हमसे क्या पूछा है डी, अच्छा हमसे पूछा है डी स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, ये वाला जो डी जी है और ये वाला जो एफ ई है, क्या ये इसके बदले हम डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डी जी है वो भी वर्ग का भुजा है और ये वाला जो एफ ई है वो भी वर्ग का भुजा है। तो जब ये दोनों वर्गे का भुजा है तो यहू तो वर्गे का भुजा है, तो इसके इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हैं, यानी बी डी गुने ई सी। अब बराबर इसको क्या लिखेंगे डी, इसको भी इसके बदले भी क्या लिख देंगे डी, क्योंकि ये भी वर्ग का भुजा है, ये भी वर्ग का भुजा है और ये भी एक वर्गे का भुजा है डी ई भी, ठीक ना। तो आपस में चारों एक दूसरे का क्या है इक्वल है। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर लाता हूँ खींच करके, ये बी डी और गुने कितना ई सी अब बराबर, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना थोड़ी सी, हमसे पूछा है डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी डी गुने ई सी, क्या होगा बी डी गुने ई सी, क्या होगा बी डी गुने ई सी। आपका ऑप्शन में दे रहा है बी डी गुने ई सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है सर, ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, समझा या नहीं समझा, मैं पूछ रहा हूँ समझा या नहीं समझा। देखो यहाँ पे जो है ना वो त्रिभुज का नियम पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, समझे, यही वाला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको यहीं पे दिक्कत हुआ होगा, ठीक ना। बस आइए अगला सवाल कहता है ना 4 नंबर कि दो भिन्न
वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काटेगा? दो वृत्त अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेगा? ये तो आपको कमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे सर तो आप में बड़ा कमी है। हाँ, वो कमी को दूर करना पड़ेगा, और नहीं करोगे जाओगे खोपचा में। आओ देखो, जिंदगी है सर, हंसते खेलते पढ़ो, मौज करते पढ़ो, ठीक ना। जहाँ थोड़ा सा अपना संतुलन खोया ना तो जिंदगी में चल जाबे ऊपरे। हाँ देखो, खोपचे में जाबे। देखो इधर कहने का मतलब बोल रहा है ना, सवाल क्या बोल रहा है कि दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काटेगा? दो भिन्न वृत्त। अब सोचो कि ये वाला एगो वृत्त है और ये वाला एगो वृत्त है ना। आइए, वृत्त का नाम ए है और इसका नाम बी है। अब कह रहा है जब ये दोनों अलग अलग वृत्त हैं और जब ये दोनों वृत्त को एक दूसरे के करीब ले जाएंगे और दूसरे से टच करवाएंगे तो ये कितने बिंदु पर काटेगा, पॉइंट पर काटेगा? तो ये वाला वृत्त ऐसे और ये वाला वृत्त ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे हो जाएगा। तो अब सोचना, ये वाला ए वृत्त ये वाला बी वृत्त, तो कितने बिंदु पे काटा? दो बिंदु पे काटा। एगो ये वाला पे टच किया, एगो यहाँ पे टच किया, तो कितने बिंदु पे काटेगा? तो दो बिंदु पे काटेगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना कि कॉट 54 डिग्री बट्टा नीचे क्या कह रहा है? tan 36 डिग्री प्लस कितना कह रहा है? tan 20 डिग्री। अब बट्टा नीचे कितना है सर? ये आपका, तो ये आपका है cot 70 डिग्री, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, इसका हमको वैल्यू पूछा है। अच्छा, इसको बताना पड़ेगा, अरे समझाना पड़ेगा। देख लो इधर, ये tan थीटा जो होता है ना, वो tan बदलता है। ये tan किस में बदलता है? तो ये cot में बदलता है। ये थीटा किस में बदलता है? तो ये 90 माइनस थीटा में बदलता है। इसी प्रकार से अगर मैं cot थीटा की बात करूंगा तो ये cot किस में बदलेगा? tan में बदलेगा। ये थीटा किस में बदलेगा? तो ये 90 माइनस थीटा में बदलेगा। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, ये cot, तो ये cot किस में बदलेगा? tan में बदलेगा। ये थीटा की जगह है तो ये थीटा किस में बदलेगा? 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 54 गया, कितना बच गया? 36। अब बट्टा नीचे भी कितना है? tan 36 आइएगा, प्लस यहाँ पे tan 20 को बदल दीजिए cot में। ये 20 किस में बदलेगा? तो 90 माइनस 20 तो 70 में बदल जाएगा। ये नीचे भी कितना है? cot 70 है। ये cot 70 से cot 70 गला खोपचा में tan 36 से tan 36 गला खोपचा में 1 प्लस 1 यानी आंसर कितना हो गया? 2। चलिए आइए अगला सवाल की तरफ सर। अगला सवाल का आता है ना, यदि tan थीटा बराबर 7/24 और थीटा का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। देखो एक बात आपको बताएं, ये जो बीच में लिखा है ना, थीटा का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब 90 से छोटा, ये नू पगला आदमी है, ठीक नू। एकरा कहने का मतलब है ना कि जो थीटा है ना वो एक्यूट एंगल है, और ऐसे कंडीशन में थीटा और एक्यूट एंगल होता ही होता है। वो मूर्ख आपको बनाने के लिए दिया, ठीक ना। देखो ये जो आपको लिखा है कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो इस पर चर्चा नहीं करना है, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए लिखा है, ठीक ना। पोजीशन पर बात करना है। हमसे क्या बोला है कि tan थीटा बराबर, पूछा है tan थीटा बराबर 7 कितना है? 24 है। तो हमसे क्या पूछा है? sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? sin थीटा प्लस cos थीटा का हमसे मान पूछा है। ये निकाल दीजिएगा कि नहीं निकालिएगा? अरे निकालिएगा, नहीं निकालिएगा, देख लीजिए। यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b है। इसका मतलब p का मान 7 और b का मान 24, तो h का मान निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। h का मान निकाल दो। h² बराबर p का मान कितना है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? 24, 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 आएगा। इसको जोड़ दीजिए सर, तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। ये h², ये स्क्वायर में गया रूट में, रूट अंडर कितना हो गया? 625, यानी कितना आ गया? 25, यानी h का मान आ गया 25। ये sin थीटा बराबर होता है p/h, cos थीटा बराबर होता है b/h। h को एलसीएम कर लो तो ऊपर हो जाएगा p प्लस b। कितना हो जाएगा? p प्लस b। आइएगा, p का मान कितना है? 7, b का मान कितना है? 24। 7 और 24 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 24 बट्टा नीचे कितना होगा? 25। 7 और 24 को जोड़ देना, 7 4 11 और 2 1 कितना? 3 और बट्टा कितना? 25, यानी 31/25 आपका ऑप्शन दे रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी।
आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। सवाल नंबर 7, क्योंकि अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर कि अब तेरे दिल में दौड़ेगा मैथ, अब तेरे दिल में दौड़ेगा सिलेक्शन का भूत, है ना सर। क्योंकि इंसान को ना भूत से डर लगता था, लेकिन आज के बाद तुमको डर नहीं लगेगा सर। भूत का आने का मतलब सिलेक्शन, वो भूत मत समझ जाना, ठीक है। देखो इधर इधर देखिए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि अगला सवाल ना अब आपको ऊपर से नीचे पसीना पसीना कर देगा। थोड़ी सी गौर कर लेना। चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू, उम्मीद है कर ही दिए होंगे। आइए अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखिए 7 नंबर का आता है ना, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, आपसे बनना चाहिए, उम्मीद है, ऐसा मुझे उम्मीद लगता है कि आपसे बन जाएगा, लेकिन ना जाने आपका दिल क्या बता रहा होगा सवाल देखने के बाद। कितना लोग तो इच्छुक कर दिया होगा मैं ना बनेगा। देखो इधर आपसे बनेगा, आप अपने अंदर की टैलेंटेड को पहचानिए। कहिएगा गुरु जी हमारे पास टैलेंटेड है ये, नहीं तो हम पहचानेंगे क्या। देखिए आइएगा जी, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है एक पहाड़ी के शीर्ष से, एक पहाड़ी के शीर्ष से पूरब में लगातार 1 किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों से अवनमन कोण 30 और 45 है। पहाड़ों की ऊंचाई क्या होगी? देखो सवाल क्या बोला कि एक पहाड़ के शीर्ष से पूरब में लगातार 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों से अवनमन कोण 30 और 45 है। इसका कहने का मतलब एक पहाड़ है, पहाड़ है, ये पहाड़ पे इस प्रकार से है। तो जब ये पहाड़ से पहला पत्थर जब पार किया तो 1 किलोमीटर की दूरी पार किया, मतलब ये जब ए से बी आया तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मतलब यहाँ से यहाँ कितना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब वही बोला कि जो कोण बना रहा है वो 45 और 30 डिग्री का बना रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हर समय एनी टाइम ऊपर ही बनता है, जो कि मैंने ऊंचाई और दूरी पढ़ाया था अभी यूट्यूब पे, ठीक ना। तो ये अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। मैंने आपको बताया था कि लड़की देखती है तो अवनमन कोण बनता है, लड़का देखता है तो उन्नयन कोण बनता है ना, आना। तो अब थोड़ी सी गौर कर लेना, यही सवाल बोला कि एक पहाड़ी के शीर्ष से पूरब में लगातार 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों से अवनमन कोण 30 और 45 है। 1 किलोमीटर दूर 2 पत्थरों से अवनमन कोण 30 और 45 है। इसका मतलब जब ये ऊपर 30 और 45 है तो इसके नीचे आएगा तो ये 30 बनेगा, ये 45 बनेगा, ये 45 बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ से ये हमारा क्या है? ऊंचाई है। ये वाला पहाड़ का क्या है? ऊंचाई है, ठीक ना। अब क्या बोला है, अब यहाँ से ये C कह दो, इसको D कह दो। यहाँ से यहाँ की दूरी पता नहीं है, यहाँ से यहाँ की दूरी को x मान लो, ठीक ना। यानी C से B का दूरी x मान लो, लेकिन हमसे पूछा पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। हमसे पूछा है पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले गौर कर लेना, ये 45 लगा दो। सबसे पहले आप tan 45 लगा दो। तो tan 45 जैसा ही लगाएंगे तो ये वाला है tan 45 किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज DCB के लिए, DCB के लिए ये 45 है। तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, तो P की जगह कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। और ये वाला यहाँ से यहाँ B कहलाएगा, B की जगह कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। tan 45 का मान 1 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, और ये H बट्टा X है, ये X इधर जाएगा तो X बराबर हो जाएगा H। यानी कहने का मतलब ये जितना H है वही उतना X है, ठीक ना। ये H इक्वल टू क्या आ गया? ये H इक्वल टू X आ गया। अब लगा दो tan 30। जैसा ही tan 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ P कहलाएगा, तो P हो जाएगा H। और यहाँ से यहाँ ये पूरा B कहलाएगा, ना कि इतना ही B कहलाएगा, क्योंकि ये जो 30 है ना वो बड़का त्रिभुज के लिए, ठीक ना, ये वाला त्रिभुज के लिए 30। ओके, तो ये जब 30 लगाएंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ H होगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या होगा? B होगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ का 1 है, और यहाँ से यहाँ का कितना है? X है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h बट्टा कितना? x प्लस 1। आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना? √3h।
आइएगा, हमसे क्या पूछा, h का मान पूछा है ना, हमसे h का ही मान पूछा है ना। आ जाओ, h का मान पूछा है तो h निकल ही जाएगा, तो देख लो। तेरी आँखों में मेरा चेहरा बसता है, तेरी आँखों में मेरा चेहरा बसता है। देखो 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 इधर। अच्छा, ये जो x है वो किसके इक्वल है, तो ये जो x है वो h का इक्वल है। तो यहाँ पे करिए 1, ये कितना था 1 प्लस ये h है, ये x है, तो ये x के जगह ये h प्लस 1 इक्वल टू √3h है ना, यही ना है। आइएगा, ये h को इक्वल को ये साइड भेज दीजिए, तो 1 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा √3, और ये कितना h माइनस h, क्योंकि ये प्लस में होने गया माइनस में। ये 1 इक्वल टू ये दोनों में क्या है, h को कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, हमसे पूछा था h, ये है क्या चीज़ में, तो ये आपका है गुना में √3 माइनस 1, इधर आएगा भागा में, तो 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा h, यानी h का जो मान आया है वो आया है 1/√3 माइनस 1 इक्वल टू कितना h, यानी h का वैल्यू हमारा क्या हो गया, यही हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या अगर है तो बताओ, और नहीं है तो अगला सवाल की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि आपको अब लड़ाई लड़ना है सर। कल आपका लड़ाई है, तो आपको लड़ाई में तैयार हो रहना है, क्योंकि आपका लड़ाई के लिए ना सर मैंने भी बहुत मेहनत किया, और साथ में आप तो कितना मेहनत किए होंगे पता नहीं। लेकिन अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर कर लो सर, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो बड़ा तागड़ा है भाई। अरे यार मिटा जाओ ना, शादी कर ले रे, अरे शादी कर ले जी, बताओ तो मिटाने के लिए कम से कम तो काम आएगी ना। वो गरिएबे करेगी। कहता है क्या, समीकरणों के निकाया कितना है kx, अब प्लस कितना 3y, अब बराबर कितना है k माइनस 3, यही ना है। आइएगा, दूसरा समीकरण कितना है 12x प्लस ky इक्वल टू कितना है k। हमें क्या पूछा है, k अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होगा, इसका अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। एगो फार्मूला होता है, गौर कर लेना वरना प्यारे हो जाएगा। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि a1x प्लस b1y, देखो ए फार्मूला होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 होता है, ठीक ना, आना प्लस c1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y अब प्लस कितना c2 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका x के पहले वालों को a1 बोलते हैं, तो ये आपका a1 का जगह लिया, लेकिन आप इसको kx अब प्लस कितना 3y, ये पूरा क्या चीज़ में प्लस में इधर आएगा माइनस में कितना k माइनस 3, अब बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखिए 12x प्लस कितना ky, इसको इधर लाइए माइनस k, इधर हो जाएगा 0। अब देखिए a1 के जगह कितना है k, ये हो गया a1 का जगह, ये जो 3 है वो आपको b1 का जगह लेगा, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ ये आपका c1 का जगह लेगा। यानी कहने का मतलब ये ही है, और ये वाला आपका a2 का जगह लेगा, और ये जो k है वो आपका b2 का जगह लेगा, ये माइनस k जो है वो आपको c2 का जगह लेगा। फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ओरिजिनल फार्मूला होता है, ठीक ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1 का वैल्यू कितना है k, यानी k/a2 का वैल्यू कितना है 12 बराबर ये b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है k बराबर ये आपका c1/c2, c1 का वैल्यू कितना है माइनस k माइनस 3, माइनस k माइनस 3, अब बट्टा C2 का वैल्यू कितना है माइनस k, ये माइनस से माइनस गला खोपचा में। अब देखो हमको k का मान निकालना था, सिर्फ यही दोनों से k का मान निकाल लो, तीसरा को हटा दो, गोली मार दो, तो k/12 बराबर कितना 3/k। आप कह रहे होंगे गुरुजी आप इससे निकाले, क्या हम ये दोनों से नहीं निकाल सकते, आप ये दोनों से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो इससे और इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आइए गुना करिए तो k², ये 12×3 = 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका
एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा, रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका k इक्वल टू √36। √36 का वैल्यू कितना होता है 6, यानी k का मान कितना आपका आ गया 6। कितना आ गया 6। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो शांत से बैठो और अपनी समस्या को नहीं समाधान होगा सर, आपका हर समस्या को होगा समाधान, क्योंकि नामे है SK साइंस क्लासेस, ठीक ना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो बड़ा धमाकेदार सवाल है। कहता है एक 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल तो उम्मीद है सब कोई बनाइए देगा, और ना बनाएगा तो हम तो जिंदाबाद है ये हैं, आ जाओ हम ही बनाते हैं, तो सब तो नहीं है बनाएगा, हमको पता है, क्योंकि तुम सब ना मेहनत करने आप लोग नहीं जानते, हमको पता है। आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ ना आपके सामने खाना परोस दे, बस आप खाना जानते हैं। कितना दिन परसा हुआ खाना खाइएगा सर, हम तो चला जे हम तो बहुत बार खाना खुद से निकाल के खाए हैं, घर पे भी, सिस्टर नहीं ना है। आ जाइए, थोड़ी सी गौर कर लीजिए सर। कह रहा होगा शादी कौन कर लेता मास्टर, अभी शादी करेंगे रे बचपन में। आइए, कहता है क्या जी, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ना ओ बिड़ू भाई देखो ना रे, ए हो देखो। कहता है ना एक 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए, कहता है एक 35 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 35, ये वाला भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना होगा 35। हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का मान 72 है, ये हो गया 360 गुने पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 35, तो 35 गुने 35 कर दो, क्योंकि 35 का स्क्वायर। आ जाइएगा, कहता है 7 से 35 गेला 5 बार में खोपचा में आइएगा, ये 72 से कटेगा, चला देख नो रे चलो रे देख नो रे। देखो इधर, तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, दिखता है भाई दिखता है, देखो देखो कितना बार में कटेगा जी, काटिए ना। ला 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 ला, 9 चौक 36 40 बार में, और 9 अठी 72 8 बार में, 8 पचे 40 5 बार में, 5 से 5 गला खोपचा में, यानी 22 गुने 35, यानी कितना हो गया 770। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आइएगा, ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, तभी तो कहोगे कि तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। विशेष अब कुछ नहीं दिखता है, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है, समझे ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कहता है ना कि कर दो बस, 10 कहता है कर दो बस, हम कहेंगे अभी नहीं करेंगे बस, जब तक सिलेक्शन ना होगा तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं। हाँ, आइए, कहता है ना सर कि एक गोले एक घन के अंदर है। अच्छा, एक गोला जो है एक घन के अंदर है। अच्छा, गोला घन के अंदर, कहता है एक गोला एक घन के अंदर के सभी पृष्ठों के स्पर्श कर रहा है। अच्छा, कहता है एक गोला एक घन के अंदर के सभी पृष्ठों को स्पर्श कर रहा है, घन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात होगा। घन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात होगा। थोड़ी सी गौर कर लेना, जो गोला है वो घन के अंदर है, ठीक ना,
जो गोला है वो क्या है, घन के अंदर है। तो इसका कहने का मतलब साफ शब्दों में कि गोला जो है वो घन के अंदर है। यही ना बोला है कि एक गोला एक घन के अंदर है, गोला घन के अंदर है। नहीं समझा, घन के अंदर गोला है। इसका कहने का मतलब जो घन का भुजा होगा, अगर माना घन का भुजा x है माना, तो गोले का त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। नहीं समझा क्या बोला सवाल, कि जो गोला है ना वो घन के अंदर है। तो आप सोच सकते हो, इतना ही से सोच लीजिए कि गोला जो है वो घन के अंदर है, तो घन का भुजा बड़ा होगा और गोला छोटा होगा, क्योंकि गोला जो है वो घन के अंदर है। तो घन के अंदर में गोला है कर मतलब गोला छोटा होगा, तभी घन के अंदर में सम गया जा करके। तो इसीलिए जो घन का भुजा होगा अगर वो x है तो गोला का जो त्रिज्या होगा वो x/2 होगा। मतलब घन के भुजा का आधा होगा गोला का त्रिज्या। हमसे पूछा है दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो घन का आयतन बटा गोले का आयतन। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा कितना है x, तो x का नहीं भुजा क्यू, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू आएगा। x कितना है, भुजा कितना है, तो x है, तो x गुने x बटा 4/3 गुने पाई और गुने, आंसर पाई में देगा क्योंकि ऑप्शन सभी ऑप्शन में पाई है, ठीक ना। आइए भुजा r कितना है, त्रिज्या, r त्रिज्या का वैल्यू कितना है, x/2, तो x/2 गुने x/2। चलिए आइए थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, इसको तोड़ने का प्रयास करिएगा सर। तो ये ऊपर हो जाएगा x³ बटा, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 4/3 गुने पाई और गुने कितना x³ बटा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी ये 8 हो गया। इसको काटिएगा तो ये 2 बार में कट गया, यानी ये कितना हो गया, x³ हो गया बटा ये वाला x³ हो गया बटा ये x³ गुने पाई हो गया, ठीक ना, क्योंकि x³ गुने पाई और 3 दूनी कितना 6 आइएगा। ये 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6, ये ऊपर x³ है अब बट्टा नीचे कितना, ये x³ है और गुने कितना पाई, ये x³ से x³ गला खोपचा में, यानी 6/पाई और 6/पाई के तो 6:पाई, यानी 6 कितना हो जाएगा पाई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, समझा मेरे बात को। देखो कह रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन ऊपर रखना, गोले का आयतन नीचे रहेगा। अब क्वेश्चन है कि इसको जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने आता होगा तो ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा, ठीक ना। आइए सवाल नंबर अगला कहता है 11 नंबर क्या, कि यदि एक घन का विकर्ण 3√3 हो तो घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है क्या, एक घन का विकर्ण, हमको घन का विकर्ण क्या है मालूम है। अच्छा घन का विकर्ण क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं पूछ रहा हूँ घन का विकर्ण क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आता है तो। घन का विकर्ण हमको दिया हुआ है 3√3 और घन का विकर्ण होता है भुजा √3। अब बराबर दिया हुआ है 3√3, √3 से √3 गला खोपचा में, यानी भुजा कितना आ गया ए। हमसे पूछा कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये ना पूछा है घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल। घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। अच्छा 6 गुने भुजा स्क्वायर, हेलो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर कर लेना, 6 गुने भुजा, भुजा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी 6 गुने 9 यानी कितना 9 छौक 54, यानी कितना आ गया 54 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत, बात बुझाया कि नहीं बुझाया। हमसे जो पूछा वो आया कि नहीं आया, हमसे यही ना पूछा है कि घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण दिया हुआ था, निकाल दिए यहाँ से भुजा। आइए 12 नंबर सवाल का आता है ना, दो समरूप त्रिभुजों के ऊंचाई 5 और 7 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो जब भी ऊंचाई या भुजा का अनुपात मालूम रहे, जब भी
ऊंचाई या भुजा का अनुपात मालूम रहे, देखो कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात H1 का अनुपात और ये H2 दिया हुआ है कितना 5 और 7 है, ठीक ना, यही ना बोला है। दो समरूप त्रिभुजों के ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब ऊंचाई का अनुपात मालूम रहे और पूछे क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों पे स्क्वायर कर देना, यानी 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 25:49। किसी प्रकार की दिक्कत, यानी आंसर कितना आ गया 25:49। किसी प्रकार की दिक्कत, फिर से मेरे बात को गौर कर लो। जब भी आपको ऊंचाई का अनुपात मालूम रहे और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात मालूम रहेगा और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो ऐसे केस में स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। और जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात मालूम रहे और पूछे ऊंचाई का अनुपात, तो सिर्फ और सिर्फ रूट लगा देना। क्या लगा देना, रूट। जैसे देखो उधर हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25 और 36, हमसे पूछा ऊंचाई का अनुपात, तो रूट लगा दो, डायरेक्टे रूट लगा दो, यानी 5 अनुपात कितना 6 हो जाएगा आंसर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल का आता है ना, थोड़ी सी अगला सवाल आपके स्क्रीन पे पेश होगा, थोड़ा सा सवाल को बनाने का कोशिश करिए। उम्मीद है कि आपसे सवाल बन जाएगा, लेकिन ट्राई नहीं करेगा तो कहाँ से बनेगा। अब सोचो चला, शादी करने टाइम बढ़िया बीवी के लिए 2-4 गो अगुआ को रखना पड़ता है नू, तब नु बढ़िया बढ़िया लड़की को फोटो लेकर के आता है, तब नु एगो को कलेक्ट करता है। इसी प्रकार से यहाँ भी दिमाग लगाओ, 2-4-5 प्रकार का दिमाग लगाओ। एक प्रकार के दिमाग से काम नहीं करता है ना, तो 2-4-5 तरीका का दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली ये काम करना चालू कर देगा सर, फिक्स है, वो करेगा तो करेगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है, कहाँ गया, हो गया 13 नंबर। कहता है n अवयव वाले एक समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या होगी। देखो n अवयव वाले एक समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या होगी, तो एनी टाइम उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो n स्क्वायर होती है। कितना होता है, n स्क्वायर होती है, ठीक ना। फिर से मेरी बातों को गौर कर लो, जब भी पूछेगा उपसमुच्चयों की संख्या, जब भी पूछेगा उपसमुच्चयों की संख्या, तो एनी टाइम क्या मारना, n स्क्वायर। क्या मारना, n स्क्वायर। क्या मारना, n स्क्वायर। क्या मारना, n स्क्वायर। हाँ आइए अगला सवाल का आता है ना कि समान ऊंचाई वाले दो, कहाँ गए, अरे यही ना सवाल था। हाँ समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बट्टा दूसरा बेलन का आयतन दिया हुआ 4:9, यही ना दिया हुआ है। आइएगा पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, अरे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अच्छा बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, लेकिन ये पहला बेलन है तो इसको r1 कर दो, ये दूसरा बेलन है तो r2 कर दो। लेकिन कह रहा है क्या, देखो सवाल में पकड़ना, ऊंचाई सेम है, कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलन, इसका मतलब जो ऊंचाई पहला बेलन का है वही ऊंचाई दूसरा बेलन का है, यानी ऊंचाई सेम है, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। वो सवाल में आपको ऑलरेडी बोल चुका है, ठीक ना। तो h से h गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, यानी r1 का स्क्वायर बट्टा ये r2 का स्क्वायर बराबर 4:9, यह स्क्वायर होने गया रूट में, यानी इसको ऐसे लिख दो, यानी r1 का स्क्वायर बट्टा ये r2 का स्क्वायर बराबर 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, ये 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 गला खत्म, यानी हो गया ये r1 बट्टा r2 बराबर 2/3 है ना, 2/3। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है ना, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। आइए तो पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
2 पाई RH, लेकिन पहला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R1H ले लेंगे, दूसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R2H कर देंगे। देखो पूछा है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R1H, दूसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R2H। अरे पहला बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R1H, दूसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R2H। पाई से पाई, आर से पाई, एच से एच गला खोपचा में, पाई से पाई गला घोपचा में, 2 से 2 गला खत्म। आइएगा यहाँ पे क्या बच गया R1/R2। अच्छा R1/R2 का मान कितना आ गया 2/3, और हमारा आंसर हो गया 2:3। चलिए अगला सवाल कहता है ना, सवाल नंबर अगला 15 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। देखो सवाल को ना 15 नंबर में समझने की बात है, जब तक 15 नंबर सवाल समझिएगा नहीं तब तक आपके खोपड़ी में ये भेजा में जैबे नहीं करेगा। कहता है क्या कि यदि log a + b + c बराबर log a + log b + log c है तो a + b + c किस संख्या के बराबर है। देखो कहता है ना कि log a + b + c बराबर log a + log b + log c है, ठीक ना। कहता है क्या log a + b + c बराबर log a + log b + log c है, ठीक ना। तो कहता है क्या तो कहता है ना a + b + c किस संख्या के बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, किसी संख्या के नहीं, किसी भी अपरिमेय संख्या के, किसी भी संख्या के संभव नहीं, कह रहा है 6 के। ऑप्शन नंबर डी को लेकर के चलना, ठीक ना। क्या बोला 6 को, ऑप्शन नंबर डी को लेकर के चलना क्योंकि इसमें संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। आइए a + b + c बराबर है ना। अच्छा इसको क्या हम लोग जैसे ज्यों के त्यों लिखना मत, ये पूरा ना a + b + c को 6 मान लो, तो a + b + c को हम लोग क्या मान लिए 6 मान लिए। तब ये log 1 + log b + log c है, तो इसको कहा देंगे कितना log, इसको log को कॉमन कर लो, यहाँ भी log को कॉमन कर लो तो बचेगा a + b + कितना c बचेगा। लेकिन a + b + c बचेगा, तो a + b + c को हमने 6 माना, तो 1 + 2 + 3 कर दो ऐसे, ठीक ना। नहीं समझा। अरे यहाँ पे log a + b + c है ना, तो log को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा a + b + c बचेगा। a + b + c को हमने 6 माना, तो यहाँ पर कर दो 1 + 2 + 3, यानी 1 और 2 जोड़ेंगे 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना। अब इसको लिख दो log 6 बराबर, इसको लिख दो log 1 × 2 × 3। क्यों? क्योंकि इस पूरा को जोड़िएगा तो 6 आएगा, और इस पूरा को गुना भी करिए तो 6 आएगा। तो क्या ये पूरा संख्या को इतना लिख सकते हैं? नहीं समझा। इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, और इसको गुना भी करिए तो 6 ही आएगा ना। आइएगा तब अब इसको लिख सकते हैं log 6 = और जब कंडीशन गुना में रहता है तो log जुटता है, यानी ये हो जाएगा log 1 + log 2 + log 3 हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत? मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं ना है। देखो फार्मूला होता है वो log m × n, log m × n बराबर होता है log m + log कितना n होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से ये log यहाँ पे गुना में है 1 2 3 तो जुट जाएगा, इसलिए ये 6 जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ठीक ना। देखो जिसमें संख्या रहेगा वही को लेकर के चलना, ओके। ज़्यादा सोचना मत, जो हो सके वही करना, ठीक ना। क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल है ना वो बड़ा ही धमाकेदार सवाल है सर, क्योंकि आज मैं खुद परेशान हूँ और ऑफलाइन क्लास में आज मैंने छुट्टी दिया तो उस टाइम से परेशान हूँ। टेंशन था दिमाग में कि आप सबको पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना है सर तो पढ़ाना है, आप सबका सिलेक्शन करवाना है तो करवाना, उसमें कोई शक नहीं है। अरे सिलेक्शन आपके कदमों में जब तक झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर। मैं वादा करता हूं, जिम्बा करता हूं कि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ये झुका करके संदीप कुमार रहेगा, ठीक ना। हाँ, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू सर, लव यू। अब आपको सवाल हम करते हैं 16 नंबर पेश। चलिए आइए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर कहता है ना, पता है क्या कहता है, थोड़ी सी पढ़ो तब दिमागे होश हो जाएगा। कहता है ना जी कि दो संख्याओं में 1/2 और 3/2 का अनुपात है, ठीक ना। 1/2 रेशियो 3/2 1/3 का अनुपात है तथा उसके घनों का योग 7560 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा।
देखिए दो संख्या एगो 1/2 एगो 1/3 है, ठीक ना। इन संख्याओं के घनों का जो योग है वो आपको कितना है 7560 है। तब पूछा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा ये संख्या थोड़ी सी उल्टा पुल्टा जैसा नहीं लग रहा है, इसका योग निकालेंगे तो इतना अच्छा से नहीं निकल पाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, 1/2 में 6 से गुना कर दो, 1/3 में 6 से गुना कर दो, तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी ये 3:2 आ गया। अब देखो इसका मतलब एगो संख्या 3x, एगो कितना है 2x। अब कह रहा है इसका जो घनों का योग है वो कितना है 7560 है। इसका मतलब 3x का होल क्यूब अब प्लस 2x का होल क्यूब बराबर कितना 7560 है। इसका मतलब ये 27x क्यूब होगा, ये कितना होगा 8x क्यूब होगा बराबर 7060 है ना, 7560 है। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 35x क्यूब बराबर कितना 7560, यानी x क्यूब बराबर 7560 अब बट्टा कितना 35। इसको काट दोगे तो 216 बार में कट जाएगा, ठीक ना। यानी x क्यूब बराबर कितना 216, यानी x बराबर 216 जो होता है वो 6 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है 6 का क्यू होता है, ठीक ना। ये क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी x बराबर कितना 6। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा हमसे पूछा है इन संख्याओं का योग। 3x प्लस 2x को गाली दे रहे हैं जी, यानी 5x 5 गुने 6 यानी 6×5=30 है ना। किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। कुछ था उसमें क्या। आइए अगला सवाल कहता है ना 17 नंबर कि किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना उसी संख्या के घन के 4 गुने के बराबर है, वह संख्या है। बनाओ तो थोड़ा सा चला ट्राई करो, तो थोड़ा सा ट्राई करो तो। थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो बनाने का कोशिश कीजिए तो। पता नहीं क्या हो गया, कोई नाम ले रहे हैं क्या जी। उतना प्यार से नाम मत लीजिएगा वरना पढ़ाना बंद हो जाएगा, चल जाएंगे ऊपरे हम, तो पढ़ाएगा कौन। आइए कहता है ना कि किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना। अच्छा कोई संख्या है, माना संख्या x है, कोई संख्या का कहता है ना किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना, यानी ये संख्या x के वर्ग का 36 गुना और उसी संख्या के घन का 4 गुना। आइएगा इसको अभी पूछा है कि तो वह संख्या है, कहता है किसी संख्या के वर्ग का 36 गुना और वही संख्या के घन का 4 गुना। इसका मतलब अब इसको तोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा। ये आप देखो यहाँ पे ये x² गुने 36 है, यहाँ पे क्या है x क्यू है तो इसको लिख सकते हैं x² गुने x और गुने 4। ये दोनों गुना में सॉरी ये वाला देखो ये x² और ये 4 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी x² गुने 36 अब बट्टा ये x² गुने 4 बराबर यहाँ पे ओनली फॉर ये x बचा, ये 9 चौक 36 और ये वाला x² से x² खोपचा में, यानी x का मान कितना आ गया 9 आ गया। चलिए अगला सवाल का आता है ना, ये थोड़ा सा रोमांटिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है।
एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू। चलिए आइए, यही ना सवाल है। अब देखिए इसको तोड़ना है, सिर्फ ये एक्स क्यू है गुने ये एक्स क्यू है, इसको तोड़िए, ये रूट को हटाइए। तो जैसा ही रूट को हटाएंगे तो ये एक्स पे पावर यहाँ पे 3 है और इसमें गुना हो जाएगा 1/2 से। ये वाला रूट को हटाएंगे, ये वाला रूट को, तो यहाँ पे एक्स क्यू है, इसमें गुना हो जाएगा 1/2 से। यानी कहने का मतलब ये वाला हो जाएगा एक्स क्यू यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, ये वाला पे टूटेगा। ए पे पावर एम गुने ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस कितना एन। यानी जब गुना में होता और अब दोनों का बेस सेम, कंडीशन गुना में दोनों का बेस सेम तो पावर जुड़ता है। यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, तो ये जुट जाएगा। यानी हो जाएगा 3 प्लस ये कर दो तो 3/2। आओ इसको तोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा और ये वाला कितना एक्स, ऊपर में 2 का एलसीएम कर लो तो 2 तिया कितना 6 और 6 3 कितना 9, यानी कितना आ गया 9/2। चलिए इधर आइएगा थोड़ा सा, फिर वही कंडीशन अप्लाई होगा। अब ये वाला रूट को हटाइए, अब ये वाला रूट को हटाइए तो ये एक्स क्यू है गुने ये वाला रूट को हटाएंगे तो ये एक्स पे पावर 9/2 है, इस पे पावर 1/2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के बदले 1/2 से गुना करेंगे। आइए ये थोड़ा सा बड़का रूट दे दिए। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे भी एक्स एक्स है तो ये आपको क्या पावर जुट जाएगा, यानी 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 9/4। इस गुना दोनों को गुना करिए तो 9/4, 4 को यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए तो एक्स पे पावर कितना 12 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 9 4 तिया 12, 12 + 9 ने कितना, ये हो जाएगा एक्स पे पावर 21/4। आइए अब इसको तोड़िए तो फिर ये वाला रूट हटेगा तो हो जाएगा एक्स पे पावर 21/4 गुने 1/2, यानी हो जाएगा एक्स पे पावर 21/8। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक्स पे पावर कितना 21/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 60 है तो संख्या है। अच्छा 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 60 है तो संख्या है क्या। कमेंट करो, थोड़ी सी कमेंट करो सर, पता नहीं क्या हो गया यार, बार बार इसकी आ रहा है। खाने वाला चीज में था कुछ क्या। देखिए थोड़ा सा भाई लोग, आप लोग तो थोड़ा सा ये, अरे यार एकदम पता नहीं क्या हो गया। कहता है 5 से विभाज्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 60 है। देखिए यहां पे गौर करिएगा, पहला संख्या को अगर हम x माने तो दूसरा संख्या क्या होगा। देखो यहां अगर पहला संख्या मान लो पहला संख्या 10 है और वो 5 से विभाज्य है तो अगला संख्या को भी 5 से काटना है तो उसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा या 5 घटाना पड़ेगा। यही ना करोगे, अरे वही ना करोगे। अगर ये संख्या 5 से विभाज्य है और इसके बाद वाला भी संख्या 5 से विभाज्य होना चाहिए तो इसमें क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे तो 15 भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार से तो दूसरा संख्या हो जाएगा x + 5, तीसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 10, क्योंकि अगला संख्या को भी 5 से अगर काटना है तो ये 20 लेना पड़ेगा ना। चलिए अब कहता है ये तीनों संख्या का जो योग है वो 60 है, यानी x + 5 और प्लस x + 10 का जो योग है वो 60 है। जोड़ दो, ये हो गया 3x 5
और 10 कितना 15 अब बराबर 60, ये प्लस होने गया माइनस, यानी 3x बराबर 60 माइनस 15 45 बचेगा, यानी 3x बराबर 45, ये 3 से काट दो 45 को 15 बार में, यानी x बराबर कितना 15, यानी पहला संख्या 15 तो दूसरा संख्या 20 तो तीसरा संख्या 25। आइए x की जगह 15 रखिएगा तो 15 10 25 हो गया। आइए यानी 15 20 25 आएगा आंसर, ठीक ना। आइए 20 नंबर सवाल का आता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा। ये बच्चा वाला सवाल है, 9th क्लास वाला सवाल है, इसको बना लेना। तो प्लीज 20 नंबर का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना सर, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। और कल की क्लास जो चलेगा सर वो आपका एग्जाम से पहले मैंने 29 तारीख का जो क्लास चलेगा उसमें 90 को क्वेश्चन रहेगा, 30 मैथ 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री, वो टेस्ट के रूप में क्लास चलेगा, ठीक ना सर। तो उस क्लास का इंतजार नहीं करना सर, देख रहे हैं क्या क्या हिचकी उचकी आ रहा है, तो छोड़ो आज तक क्लास रहने दो इतना ही। और जो भी क्लास मैंने करवाया है क्वेश्चन सर, सब क्वेश्चन को तुम कर के जाना एग्जाम में। थैंक यू, लव यू। चैनल पे जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।